दोस्तों नमस्कार। बीते 10 बरस की राजनीति इस देश के भीतर जो भी हुई, आपको याद है ना? आपको याद है इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कुछ दिखलाता था और क्या कुछ कहता था? आप भूले तो नहीं हैं? क्योंकि उस दौर में जिस पटरी पर भारत की राजनीति दौड़ रही थी और बीते 10 वर्षों में इस देश में राजनीतिक पताका जिस पॉलिटिकल पार्टी ने फहराई है, उस पॉलिटिकल पार्टी के मर्म में उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त खुले तौर पर 80-20 का खेल भी हुआ है। और इस 80-20 के ठीक समानांतर 90 और 10 का खेल शुरू हो जाएगा। इसकी कल्पना शायद 80-20 का खेल करने वालों ने समझी नहीं होगी। और मौजूदा हकीकत देखिए, जिस 80-20 के रास्ते पर चलते हुए बीते 10 वर्षों में इस देश के भीतर जो भी परोसा गया और जो भी मीडिया न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर जो रेंग रहा था, उसमें जितनी नफरत भरी हुई थी, उस नफरत को आज उभारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2018 से लेकर 2024 तक इस देश के राष्ट्रीय मीडिया में हर दिन औसतन 17 कार्यक्रम ऐसे होते थे जो हिंदू मुस्लिम के दायरे में खेले जाते थे, उछाले जाते थे, लोगों को डराया जाता था। और इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक ये कहने से चूकते नहीं थे, यही तो सच है। और उस दौर को और बारीकी से याद अगर आप करना चाहते हैं तो हिंदुत्व की पताका हिंदू राष्ट्र के आश्रय कैसे फहराने की कोशिश उस दौर में राजनीतिक तौर पर हुई, उसे भी भूलना नहीं चाहिए। उसके दायरे में संविधान भी आया और इस देश की बहुसंख्य मुसलमान भी आए। उन मुस्लिमों को लेकर बहुत सारे सवाल मीडिया न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर लगातार रेंगते रहे। हर दिन आपने देखा होगा कनॉट प्लेस में मजमा लगता था। इस देश के अलग अलग हिस्सों में मजमा लगाया गया, वह भी मीडिया के जरिए, जो एक ही सवाल लगातार पूछते थे, क्या वाकई हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व के आश्रय जो बीजेपी की लकीर है, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए, वो कहीं चले जाएं लेकिन यहां नहीं चाहिए, इस परिस्थिति में बकायदा हर जगह पर मीडिया शुरुआत करते रहा और अंत करते रहा। और उस राजनीति के दायरे में इस देश का एक बड़ा तबका डर और सहमे हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। उस दौर को एक क्षण के लिए अपने जहन में रखिए और आज की तारीख में वही मीडिया कहने लगा कि आप जाति का सवाल खड़ा मत कीजिए, क्योंकि इस देश के ब्राह्मणों का क्या होगा, इस देश में ऊंची जातियों का क्या होगा। उनकी हालत तो बद से बदतर होती चली जाएगी अगर जिस राजनीति के आश्रय राहुल गांधी चल पड़े हैं। यानी इस देश को मत बांटिए, लोगों के आश्रय इस देश के भीतर कोई मोटी लकीर मत खींचिए जिसको आपको राजनीति साधनी हो। यह तरीका ठीक नहीं है। यानी राहुल गांधी ने जैसे ही इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज का सवाल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए खड़ा किया, उसी वक्त इस देश के भीतर का वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो बीते 10 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के रास्ते पर चलते हुए समाज में इतनी नफरत को फैला चुका था कि छोटे छोटे बच्चों के भीतर यह धर गया था और वो खेल खेलते थे। उसी नफरत के आश्रय ताना बाना इस देश के भीतर बुना गया और राजनीतिक सफलता मिल रही है तो सत्ता ने भी इस पे कोई कदम नहीं उठाया इसे रोका जाए। लेकिन जैसे ही इस दौर में जाति समीकरण, जाति जनगणना और जाति के आधार पर इस देश के मेन स्ट्रीम में भागीदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल जैसे ही उठा है, वैसे ही एक झटके में आप किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी बड़े बड़े अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर लिखे जाने वाले लेखों को पढ़ लीजिए। एक ही बात निकल कर आएगी कि जाति के आधार पर समाज को बांटना ठीक नहीं है। और आप इसको कहां तक ले जाएंगे? यानी उन प्रोफेशनल्स के जहन में, उन संपादकों के जहन में, या इस देश में शहरी आबादी
जो पैसे के साथ रहती है वो जानती है कि पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें पूंजी मायने रखती है और वही पूंजी एक सिस्टम बनाती है। उस सिस्टम में किसकी हिस्सेदारी कितनी होगी यह भी वही तय करता है। और इसी पर सीधी चोट राहुल गांधी ने यह कहकर कर दी जैसे ही कि इस देश के कॉरपोरेट को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, जुडिशरी को देख लीजिए, इस देश की नौकरशाही को देख लीजिए, इस देश के किसी भी संस्थानों को देख लीजिए, इस देश के भीतर में बजट बनाने वालों को देख लीजिए, उसमें आपको उस 90% की भागीदारी नहीं के बराबर मिलेगी। यानी इस देश के बहुसंख्य जनता की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो चाहता ही नहीं है कि वो तबका उस मेन स्ट्रीम में शामिल हो जहां पर वो खड़ा हुआ है। यह सवाल भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा चुका है। लोकसभा के चुनाव के बाद राज्यों के चुनाव में यह सवाल बड़ा होते चला जा रहा है और बीजेपी को भी इसका एहसास है। और बीजेपी के पीछे इस देश की जिस मीडिया का और जिस कॉरपोरेट की पूरी पूंजी का स्टेक लगा हुआ है, उसको भी इस बात का एहसास है कि सत्ता इस रास्ते बीजेपी के पास रह नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत उस तर्ज पर रह नहीं पाएगी जिस तर्ज पर बीते 10 बरस में उन्होंने खेल किया। यह अलग मसला है कि इस हिंदू मुस्लिम के ठीक समानांतर कहीं ना कहीं राजनीतिक छौंक लगाने की कोशिश बाकायदा बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी बताकर किया भी। और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा खेल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में हुआ है। किसको कैसे किस रूप में साथ लेना और राजनीति कैसे साधनी है, उस दौर को अगर याद कीजिएगा तो आपको कभी भी इस देश की फिक्र भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर नजर नहीं आएगी, जिसको प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं। यानी इस देश की सांस्कृतिक अवस्थाओं से, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से और इस देश की सभ्यता के साथ खिलवाड़ जिस तर्ज पर बीते 10 बरस की राजनीति ने किया, उसके सामने जैसे ही मुद्दा 90-10 का निकल कर आया, वैसे ही उसे समझ में आ गया कि अब यह राजनीतिक सत्ता उसके पास रह नहीं सकती है। तो एक झटके के भीतर देश की फिक्र हर किसी को होने लगी और इस बात से उसने आंखें मूंद ली कि इस देश के भीतर क्या हो रहा था और किस तर्ज पर हो रहा था और उसका असर कैसे होगा। हम आपके सामने कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लगता है राहुल गांधी जिन बातों को बार बार दोहराते हैं, पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर सुन लीजिए। कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते ना। आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने इससे पहले जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे राजनीतिक तौर पर बेअसर हो गए। चाहे वह राफेल को लेकर करप्शन का मुद्दा हो, चाहे इस देश में पहरेदार का मुद्दा हो, यानी चीन ने भारत की जमीन जिस तरीके से कब्जे में ली उसको लेकर सवाल हो। अलग अलग तरीके से इस देश की राजनीतिक सत्ता ने हर मुद्दे को खारिज किया। और सच तो यह है कि इस देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी का सवाल भी राजनीतिक तौर पर उतना असरकारक नहीं रहा जिसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता और मीडिया एक झटके में यह कह पाए कि देखिए इतनी बड़ी बेरोजगारी इस देश के भीतर है, इतनी बड़ी तादाद में लोग डिग्रियों को हाथ में लिए हुए हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में इस देश में लगातार नौकरियां जा रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, पीपीएफ के पैसे से लोगों का जीवन चल रहा है, बड़े बुजुर्गों के पास अपने बैंक खाते धीरे धीरे खाली करने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सारे मुद्दे असर तो कर रहे थे लेकिन यह चुनौती नहीं दे रहे थे कि मौजूदा बीजेपी की सत्ता
जिस राजनीतिक पटरी पर दौड़ रही है और वो पटरी दो हिस्से में जो चलती है, उसमें एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुस्लिम है, और उस पटरी के बीच में चलती हुई राजनीतिक रेलगाड़ी इस एहसास को भूल जाती है कि किसी के घर में क्या बीत रही होगी। इस देश के ऊपर और इस देश के अंदर जितनी हिस्सेदारी इस देश के भीतर में पीढ़ियों से रह रहे हर तबके की है, उस तबके में एक झटके में आप इस देश के मुसलमानों को अलग कैसे कर गए। और हम जब आपसे जिक्र कर रहे थे कि एवरेज 2018 के बाद से इस देश में 17 कार्यक्रम हर न्यूज चैनल के स्क्रीन पर हर दिन एवरेज रेंगते हुए नजर आए, तो इसका मतलब यह है कि कई दिन तो ऐसे थे कि वो एवरेज बढ़ते बढ़ते हमारी टीम ने निकाला कि लगभग 30 प्रोग्राम तक हर दिन सिर्फ इसी नाम पर हो रहे थे, जिससे बीजेपी जिस मुद्दों को चाहती थी उसी हिसाब से स्क्रीन पर वही बहस रेंगे, उसी तरीके से मुद्दों को उठाया जाए। दूसरा हिस्सा, इस देश के भीतर का वो हिस्सा जिसमें हिंदू मुस्लिम तो हो रहा था, लेकिन हिंदुओं की गरीबी उसको हाशिए पर यह कहकर ढकेला गया कि सामने मुस्लिम खड़ा है। इस देश के भीतर में सुरक्षा का सवाल भी हिंदू और मुस्लिम के बीच मोटी लकीर खींचकर किया गया। इस देश के भीतर की महंगाई का सवाल भी, जो इस देश की 80% हिंदू की आबादी है, उसने महंगाई को किस रूप में लिया, उसने बेरोजगारी को किस रूप में लिया, ये मुद्दे एक झटके से सरकारी सर्वे से भी गायब हो गए। वही सर्वे अब बताने को तैयार हैं कि इस देश के भीतर में जाति जनगणना के मुद्दे ने बीजेपी की राजनीतिक जमीन को हिला दिया है। बात इससे भी साफ हो नहीं पा रही है। समझना यह भी होगा कि इस देश के भीतर में जो जाति जनगणना बिहार में भी हुई, उन सब के बावजूद भी बिहार में उसी तर्ज पर लागू कर पाने की स्थिति में नीतीश कुमार क्यों नहीं है। और इस देश की जिस इकोनॉमी पर कॉरपोरेट का कब्जा है और उस कॉरपोरेट के आसरे मौजूदा राजनीतिक सत्ता अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है, उस कॉरपोरेट के पूरे सिस्टम के भीतर क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां पहली बार निकलकर आ रही है जहां अब उसे भी डर लगने लगा है कि अगर इस देश के भीतर में हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी का सवाल होगा तो मुश्किल उसके लिए भी होगा, और आज नहीं कल उसको यह देश छोड़ना पड़ जाएगा। यह सवाल कहीं तीसरी जगह नहीं बल्कि उसी मेन स्ट्रीम मीडिया में उठ रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आंखें बंद करके रखी थी जब इस देश के भीतर में बड़ी मोटी मोटी लकीरें हिंदू मुस्लिम के नाम पर खींची गई। असल राजनीतिक सच क्या है? क्या इस देश की राजनीति सत्ता तक पहुंचने के लिए जिन भी रास्तों पर चलती है, उस राजनीति के ऊपर इस देश की आम जनता ही गिनी पिग की तर्ज पर होती है, यानी प्रयोगशाला में उसी जनता का प्रयोग किया जाता है? और अगर आप ध्यान दीजिए, 2014 में डेवलपमेंट नारा था प्रधानमंत्री मोदी का, उस डेवलपमेंट के आसरे 2024 तक आते आते तो जिन सवालों को 2013-14 में प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे थे, उन सवालों का समाधान तो 10 बरस में हो जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक सच क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 के नवंबर के महीने से 2014 तक, यानी तकरीबन 13 बरस गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात मॉडल क्या कहता है? 10 बरस भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल क्या कहता है? शिवराज सिंह चौहान ने लंबी पारी खेली मध्य प्रदेश के भीतर, लेकिन उस मध्य प्रदेश के भीतर किसी संस्थान को लेकर या किसी उपलब्धि को लेकर क्या आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के दौर में ऐसा कमाल हुआ? नहीं कह पाएंगे। यानी एक लंबे लंबे कार्यकाल के दौर में जिस भी मुख्यमंत्री को आप याद कीजिएगा, हो सकता है आप ज्योति बसु का भी जिक्र करना चाहें, या फिर इससे उलट आप यह भी कहें कि हर 5 बरस में राजस्थान में देखिए सत्ता कैसे बदल जाती है, लेकिन वहां पर भी चीजें तो डेवलप हो नहीं पाई। दरअसल यही वो इकोनॉमी की तार है जिस पर कॉरपोरेट का कब्जा है, और कॉरपोरेट के बिजनेस मॉडल में इस देश की वो जनता
कहीं नहीं टिकती है। जो बेरोजगार है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो पढ़ाई कर रही है, उसके पास भी काम नहीं है। और उससे हटकर वो बहुसंख्यक तबका जो गरीब है, पिछड़ा है, हाशिए पर है, उसको लेकर कोई सवाल आपको इस दौर में कहीं नजर नहीं आएगा।